नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। 15 तक का सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो 16 में क्या है और 16-17 इधर जो भी है सब लैंग्वेज वाला हिसाब है और लैंग्वेज वाला को पहले अच्छा से पढ़ के समझना पड़ेगा। अगर सवाल समझ में आ गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा आराम से। तो इसलिए सवाल को समझना ज़रूरी होता है कि सवाल क्या कह रहा है, उसके बाद आगे तो सॉल्यूशन होता है गणित में। तो देखिए, पहले सवाल पढ़ते और समझने का कोशिश करते कि आखिर क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यानी उसके बाद बोल रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी 7 पुरस्कार दिया गया है स्कूल में और उसमें से 7 पुरस्कार का जो नगद पुरस्कार है वो योग जो है 700 दिया गया 7 पुरस्कार का। और ये भी बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो हमको बताना है कि 7 पुरस्कार कितना कितना रुपया का है और 7 का योग 700 ही होना चाहिए। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह का सवाल आता है योग के संबंध में तो एपी का जो पद लेंगे उसमें क्या करेंगे, जितना पद पहले लेंगे उतना पद बाद में भी माइनस में लेना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व करने में आसानी होगा और सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो पहले मान लेते हैं कि 7 पुरस्कार क्या होगा। तो देखिए, माना कि A+3D, A+2D, A+D, A-B, A-2D और A-3D 7 पुरस्कार है। इस तरह से जब भी एपी में अगर योग से संबंधित कोई सवाल दिया है तो उसमें क्या करना है, जितना पद दिया है वो देखना पड़ेगा। अगर 5 रहता तो 2 पहले लेते, 2 बाद में लेते माइनस वाला। यहाँ 7 गो है तो प्रथम पद जो होता है इससे पहले वाला, यानी 3 गो ले लिए प्लस में और 3 ले लिए माइनस में। तो चाहे तो ये तीनों माइनस वाला को पहले भी ले सकते हैं, आंसर मिल जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार चले तो प्रथम पुरस्कार थोड़ा सा सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए प्लस वाला को हम पहले लिए। तो प्रथम पद से 3 ले लिए लगातार और उसके बाद इधर 3 ले लिए, तो 3 3 6 हो गया, एक ये पुरस्कार हो गया 7। तो 7 पुरस्कार को मान लिए ये सब है 7 पुरस्कार। अब प्रश्न के अनुसार चले तो प्रश्न का कहना है कि 7 पुरस्कार का जो योग है टोटल 700 रुपया ही है। यानी 7 पुरस्कार को जब जोड़ देते तो वो 700 ही है। तो देखिए, अगर प्रश्न के अनुसार यहाँ से चलें, प्रश्न का कहना है कि 7 पुरस्कार का योग 700 है, तो जोड़ देते हैं 7 पुरस्कार का, तो हो जाएगा A+3D और A+2D प्लस A+D प्लस A, फिर ये जोड़ेंगे तो A-D, फिर आगे पुरस्कार का 2D प्लस और A-3D। ये 7 पुरस्कार को जोड़ देते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि टोटल जो रुपया है नगद पुरस्कार वो 700 रुपया का है। तो सबका योग हो गया 700। ऐसा प्लस माइनस वाला इसलिए लिए कि यहाँ से डी वाला सब कट जाता है और हल करने में बहुत आसान हो जाता है। देखिए, जितना भी डी वाला है वो सब के सब कैंसिल हो गया प्लस माइनस के कारण, तो बच गया केवल ए बचा। तो इसमें भी ए जो है 7 ए हो जाएगा क्योंकि 7 गो है। उसके बाद बराबर में है 700। यहाँ से अगर ए निकाले तो देखिए 7 यानी 112 में कट गया, तो ए का मान निकल गया 100। यानी कि यहाँ जो हमको ये जो पुरस्कार ए है ये पता चल गया 100 का है। अब दूसरा मान डी कहाँ से निकलेगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसी में लिखा है
उसी में लिखा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है, जैसे यही पुरस्कार है तो प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पष्ट। तो अगर दोबारा प्रश्न से चले पुनः में, तो प्रश्न का कहना कोई भी उठा के कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लेते हैं इसका कहना कि प्रत्येक पुरस्कार, जैसे यही पुरस्कार ले हैं तो ये इससे पहले वाले पुरस्कार जो है इससे 20 कम है। ये क्वेश्चन के अनुसार चल रहे, अर्थात A-3D में A+3D में घटा देंगे जस्ट इसके पीछे आगे वाला पुरस्कार को A+2D को, तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं कि ये 20 रुपया का अंतर है, यानी कि अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार जो है वो इससे 20% ज़्यादा अर्थात इससे कम है 20। तो देखिए लिख दिए प्रश्न के अनुसार। अब इसको सॉल्व करें तो A+3D, इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा -A-2D और बराबर में हो जाएगा 20। यहाँ से A और A कट गया तो 3D में 2D घट जाएगा तो होगा D और D बराबर निकल जाएगा 20। या देखिए इसको इतना करने का भी ज़रूरत नहीं था, क्यों? AP में हमको पता है कि प्रत्येक पद में जितना का अंतर बोला वो हमेशा सब जगह बराबर ही होगा, और ये D जो है ये सार्वंतर है, और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। इसका मतलब D का मान जो है 20 है। तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन निकाल के दिखा दिए क्वेश्चन के अनुसार, और D का मान निकल गया 20। तो AD जैसे पता चला तो यहाँ सब में AD का मान लिख देते हैं तो सातों पुरस्कार का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अतः प्रथम पुरस्कार बारी बारी से लिख लेते सब, यानी पहला पुरस्कार जो होगा, पहला पुरस्कार सबको हम जो है अलग अलग लिख लेते हैं, चाहे तो डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं, सब में मान बिठा देंगे हो जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे लिख देते अलग अलग निकाल के। तो पहला पुरस्कार जो हो जाएगा वो है A+3D। A का मान निकला 100 प्लस 3 इंटू में D का मान है 20, ये हो गया 20 या 60 और 100 हो जाएगा 160 रुपया। पहला पुरस्कार निकल गया। दूसरा पुरस्कार निकाले, दूसरा पुरस्कार तो क्या होगा? तो दूसरा पुरस्कार देखिए, दूसरा पुरस्कार है A+2D। A+2D है तो A+2D, A का मान 100 प्लस 2 इंटू 20, तो ये हो गया 20 दूना 40 प्लस 100, 140 रुपया हो जाएगा दूसरा पुरस्कार। इसी तरह तीसरा निकाल दें तो चाहे तो अब लिख सकता है 20-20 जो घटा के, लेकिन निकाल के अगर दिखाना है तो दिखा सकते हैं। पुरस्कार जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा A+D, यानी A+D, A का मान 100, D का मान 20, तो हो गया 120 रुपया तीसरा। चौथा निकालें तो चौथा हो जाएगा, चौथा पुरस्कार हो गया आपका A, तो A का मान है 100, तो चौथा पुरस्कार जो है वो हो गया 100। पांचवा अगर निकाले तो पांचवा जो हो जाएगा, पांचवा हो गया आपका पुरस्कार A-D। A का मान 100 माइनस 20, यानी कि 80 रुपया हो जाएगा पांचवा। इसी तरह छठा निकालें, छठा पुरस्कार निकाले तो छठा पुरस्कार हो गया A-2D। तो A-2D, तो A का मान 100 माइनस 2 गुना 20, तो 100 में 20 गुना 40 घट जाएगा तो हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा छठा। इसी तरह सातवां अगर निकाल लें तो सातवां पुरस्कार हो जाएगा, सातवां जो कि लास्ट है A-3D। तो A-3D निकाले तो A का मान 100 माइनस 3 गुना 20, तो 20 दिया हो गया ये 60 घट जाएगा तो हो जाएगा 40 रुपया। तो ये जो है सातों पुरस्कार को ऊपर नीचा लिख दिए ताकि समझने में आसानी हो। प्रथम पुरस्कार 160, दूसरा हो गया 140, तीसरा 120, चौथा हो गया 100 और पाँचवा हो गया 80 रुपया, छठा हो गया 60 रुपया और सातवां हो गया 40 रुपया। तो इस सब को अगर जोड़ेंगे तो 700 पूर जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा था कि सातों पुरस्कार का योग जो है 700 ही है। उसके बाद खास बात ये भी है कि देखिए प्रत्येक पुरस्कार में 20-20 रुपया का अंतर है, जो कि क्वेश्चन में कहा रहा था कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, जो कि आपको यहाँ सब सीरीज में निकल गया।
यही हुआ सातों पुरस्कार का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए हिसाब को अच्छा समझना है। क्या कह रहा है, हिसाब समझ जाने के बाद बनाना आसान होता है, और जब तक नहीं समझते तो फिर बनाना मुश्किल होता है और वही हिसाब बोर लगने लगता है, कैसे कैसे हो रहा है। इसलिए हिसाब को समझना ज़रूरी होता है कि हिसाब क्या कह रहा है। इसमें जो 17 में कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के, बस इसी जगह ध्यान देना, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के रूप में भी दिया है, उदाहरण दिया है कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 यानी कि 12th तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, ये भी शर्त लगा दिया कि प्रत्येक कक्षा में जो है ना 3 समूह, एक तरह से कहा जाए तो 3 समूह है, 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है। और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो पहले इसको समझते हैं तब जाके सॉल्व करेंगे कि आखिर क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन का कहना है कि स्कूल में जो है 1 से 12 तक यानी कि 12 तक कक्षा है। तो देखिए पहले समझते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 और ये इसी तरह से ये 12th तक यानी कि कक्षा 12 तक गया है। अब क्वेश्चन का ये कहना है कि प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग है, यानी ये समझ लीजिए कि इसमें 3 विद्यार्थी है, इसमें 3 विद्यार्थी है, इसमें 3 विद्यार्थी, ऐसे करके समझ लीजिए, यानी 3 अनुभाग है। इसको थोड़ा सा अगर समझने के लिए ऐसे करके समझाएं तो ये मान लीजिए कक्षा 1 का 3 अनुभाग हो गया, उसी तरह कक्षा 2 का भी 3 अनुभाग है, यानी प्रत्येक कक्षा का 3-3 अनुभाग दिया हुआ है। क्वेश्चन के अनुसार 3-3 अनुभाग है। अब फिर इस क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रत्येक अनुभाग, ये जो 3 अनुभाग लिखे हैं सब कक्षा में, प्रत्येक अनुभाग जो पेड़ लगाएगा, क्वेश्चन का कहना है कि जो जिस कक्षा में है उतना ही पेड़ लगाना है। जैसे अगर ये पहला कक्षा का है तो प्रत्येक अनुभाग जो है एक एक पेड़ लगाएगा, अर्थात एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। और ये दूसरा कक्षा का विद्यार्थी है तो 3-3 अनुभाग तो सब में है, तो दूसरा कक्षा का है तो ये तीनों क्या करेगा, 2-2 पेड़ लगाएगा। अब ये तीसरा कक्षा का है तो ये तीनों अनुभाग जो है 3-3 पेड़ लगाएगा। अब ये चौथा कक्षा का है तो तीनों अनुभाग जो है 4-4 पेड़ लगाएगा। इसी तरह 5वां कक्षा का है तो ये 5-5 पेड़ लगाएगा, छठा का है तो 6-6 पेड़ लगाएगा, 7वां कक्षा का है तो ये 7-7 पेड़ लगाएगा। और यही प्रक्रिया कक्षा 12th तक आगे किया गया है। तो इतना बात तो क्लियर हो गया कि किस कक्षा का कौन सा विद्यार्थी कितना पेड़ लगाएगा, और क्वेश्चन के अनुसार सबका 3-3 भाग है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझिए तुरंत हो जाएगा उधर। अगर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्रत्येक में 3 भाग है तो 3 गुना कर देंगे, प्रत्येक में 3-3 अनुभाग है तो 3 गुना, और कक्षा 1 का है तो 1 पेड़ लगा रहे तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ये 3 पेड़ लगाएगा कक्षा 1 का, 3 गुना 1 लिख देंगे। अगर कक्षा 2 की बात करते हैं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 गुना प्रत्येक भाग का जो है 2-2 पेड़ लगा रहे हैं तो 2। उसी तरह ये भी 3 समूह है, 3 अनुभाग है तो 3 गुना, और इसमें देखें तो ये भी 3-3 पेड़ लगा रहा है कक्षा के अनुसार तो 3 गुना हो जाएगा 3। और यहाँ भी चलें तो यहाँ भी गुना 3 ही होगा, 3 इसलिए कि प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग है तो जितना भी पेड़ लगाएगा उसका 3 गुना होगा, तो 3 गुना, और कक्षा चौथा का है तो 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी करें तो 3 गुना, कक्षा 5 का है तो 5 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 गुना 7 हो जाएगा, और चाहे तो इसको जोड़ के देख सकते हैं उतना ही पूरेगा।
ये 6 पेड़ हुआ तो यहाँ भी देखिए 6 पुर रहा है, ये 9 पेड़ हो गया तो यहाँ भी 9 पुर रहा है, यहाँ देखिए 4 4 8 4 12 तो 12, यहाँ भी 12 पेड़ पुर रहा है, यहाँ हो गया 15 पेड़ लगा कक्षा 5वां द्वारा तो यहाँ भी देखिए 15 पुर रहा है। तो कहने का मतलब आगे जो लिखेंगे अभी वो हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख देंगे। तो पहले इस फिगर को समझ लीजिए क्या है, उसके बाद इसको इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कैसे होगा। और हमसे पूछा है कि उस विद्यालय में कुल यानी पेड़ कितना लगाया गया। तो देखिए कक्षा डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसके अनुसार कक्षा 1 2 3 4 5 इसी तरह ये चलते रहेगा कहाँ तक, तो कक्षा 12 तक। तो कक्षा 1 2 3 4 5 डॉट 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 कक्षा 12 के विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 1 2 3 4 5 इसी तरह 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्रमशः है। इस चीज को समझिए, यहाँ फिगर से समझा चुके हैं तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे। कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षा 5 और इसी तरह कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ जो नीचे लिखे हैं इसी को लिख रहे हैं दोबारा, क्रमशः में क्या क्या होगा। तो देखिए क्रमशः में जो हो जाएगा, प्रत्येक में बोला था 3 अनुभाग, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कक्षा 1 का विद्यार्थी था तो 1 पेड़ लगा रहा था, उसी तरह 3 गुना कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो 2 पेड़ लगा रहा था, उसी तरह कक्षा यानी 3 गुना 3 कक्षा 3 का है तो 3 पेड़ लगा रहा था, कक्षा 3 गुना कक्षा 4 का है तो 4 पेड़ लगा रहा था। 3 क्यों कर रहे गुना, चूँकि 3 अनुभाग सबका है। उसी तरह 5वां का निकालें तो 3 गुना हो जाएगा 5 और ये चलते रहेगा कहाँ तक, कक्षा 12 तक। तो 3 गुना कर देंगे, अगर 12 का कक्षा 12 का है तो प्रत्येक विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएगा, 3 जो अनुभाग है तीनों, अर्थात 12 गुना 3 करेंगे 36 पेड़ लगाएगा कक्षा 12 का विद्यार्थी। अब इसको थोड़ा सा आसान तरीका से लिखें तो क्या हो जाएगा, चाहे तो या 3 कॉमन लेके लिख सकते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो लिख दीजिए डायरेक्ट गुना करके। ये हो जाएगा 3 और ये 6, ये 9 हो जाएगा, ये 12, ये 15 और इसी तरह चलते रहेगा 36 तक। तो क्वेश्चन का कहना है कि उस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितना पेड़ लगाया गया, कुल कितना अर्थात योग पूछ रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एपी का निर्माण कर रहा है, जो कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर आगे का अंक आ रहा है, अर्थात 3 जोड़ने पर है, इसका मतलब ये एपी में है। तो यहाँ से लिखेंगे, देखने से पता चल रहा है कि ये एपी में है। तो एपी में है तो देखिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 3 और सार्वंतर की बात करें तो यहाँ से दिखाई दे रहा है 3 का गैप है, तो 6 - 3 करेंगे 3। और रहा बात n कितना होगा, तो कक्षा 1 से लेके 12 तक है, मतलब 12 पद है, n का मान हो गया 12। तो हमसे पूछा है कुल कितना पेड़ है, अर्थात Sn पूछ दिया है। तो Sn पूछ दिया है तो Sn का फॉर्मूला पता ही है, चाहे तो यहाँ अंतिम पद वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चूँकि अंतिम पद यहाँ मालूम है 36। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस l वाला लगा दीजिए, चूँकि अंतिम पद यहाँ मालूम है। तो यहाँ l अगर लगाते हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है सार्वंतर का। तो देखिए n का मान हो गया 12, तो 12 बटे हो गया 2 और a का मान प्रथम पद हो गया 3 प्लस l अंतिम पद हो गया 36। तो यहाँ से ये 6 बार में कट गया, तो ये हो गया 6 गुना 36 3 हो गया 39, गुना कर देंगे तो 9 6 के 54 हो जाएगा, बाकी 5 और ये 6 तिया 18 5 तो 20 3 23, तो 234 पेड़ कक्षा यानी टोटल विद्यार्थी द्वारा लगाया जाएगा। तो इसी को बस थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना है तो लिख दीजिए। अतः विद्यार्थियों द्वारा कुल 234
लगाया जाएगा। तो ये फाइनल आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 17। तो कोई भी सवाल बनाने से पहले सवाल को समझना जरूरी होता है, तो इसलिए सवाल को पहले समझिए, उसके बाद बनाइए। देखिए आगे बढ़ने के बाद कितना आसान हो जाता है। मेन तो काम ये इसी जगह है, समझने में। इसलिए हिसाब को जब तक नहीं समझिएगा तो फिर आगे का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, और 18 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 18 है। जितना भी क्वेश्चन इधर है 18, 19, 20 सबको अच्छा से समझना ही पड़ेगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए 18 में क्या कह रहे हैं। 18 में एक फिगर बगल में ऐसे दे दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, यानी अर्धवृत्तों आधा वृत्त को खींचा गया है, खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई का मान बोल रहे 22/7 लीजिए। तो पहले तो सवाल समझना पड़ेगा, पाई का मान तो बाद की बात है। देखिए सवाल समझिए, फिगर बनाते फिर मिटा देंगे, इसलिए पहले समझिए। क्वेश्चन का कहना है कि एक सर्पिल की रचना करेगा, और अगर इस ए को केंद्र माने तो पहला जो त्रिज्या है वो कह रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर का लिया। तो मान लेते हैं इतना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त को घुमाया, ऐसे करके अर्धवृत्त को घुमाया। अब ये जो बी बना इसको माना है बी। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं कि ए और बी को केंद्र मानकर, यानी कि ए को भी केंद्र माना है, बी को भी माना है, और त्रिज्या को चेंज करते गया है। अभी जो है 0.5 सेंटीमीटर लेके एक वृत्त घुमाया। अब बी को केंद्र माना, और बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर लेके अर्धवृत्त को घुमाया, यानी यहाँ से। अब सोचिए 0.5 ये है, और इसी को ऐसे करके घुमाए हैं, तो इधर वाला भी हो गया 0.5, तो ये भी हो गया आपका 0.5। अब जो नीचे घुमाना है केंद्र बी मानेंगे, यानी कि बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इसको केंद्र मानेंगे और 1 सेंटीमीटर लेंगे, तो ये ऐसे करके जाएगा। देखिए बी को केंद्र मानकर चलेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा आगे। तो ये जो आगे है 1 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अनुसार 1 सेंटीमीटर का है, बी को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर लेकर घुमाया। ये जो आगे की त्रिज्या ये है 1 सेंटीमीटर। अब फिर जो है बी पर से अब की बार घुमाए, अब फिर ए पर से घुमाएंगे, तो त्रिज्या कितना लेंगे, तो 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, तो यहाँ से अब 1.5 सेंटीमीटर लेके त्रिज्या ऐसे करके घुमाना है। तो देखिए क्या होगा, ए को केंद्र मानकर घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। फिर जैसे अर्धवृत्त खींचे, अब बी को केंद्र मानेंगे, तो बी को केंद्र मानकर यहाँ 1.5 लेके घुमाए, तो अब फिर 2 सेंटीमीटर लेके घुमाएंगे बी को केंद्र मानकर। इसको केंद्र मानेंगे तो 2 सेंटीमीटर कैसे पूरेगा, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, और ये हो गया 1, और इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा फिर ये यहाँ से लेके घुमाए थे 1.5, तो ये 1 होगा, क्योंकि ये 1 का है, तो 1 ये हो गया, 1 ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक में आ रहा है। ये जो है 1 सेंटीमीटर है, ये बीच का गैप, क्योंकि यहाँ से 1.5 लेके घुमाए थे, तो ये 1 का गैप है। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो बी को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर लेके अर्धवृत्त घुमाया इस तरह से, और यही प्रक्रिया जो है चलते रहता है 13 अर्धवृत्त खंड। मतलब इसको L1 अगर मान ले, इसको
ये हो जाएगा L2 दूसरा अर्धवृत्त है, ये हो जाएगा तीसरा अर्धवृत्त L3 और ये हो जाएगा चौथा अर्धवृत्त L4 की लंबाई। और इसी तरह ये चलते रहेगा 13 अर्धवृत्त तक। तब क्वेश्चन का कहना है कि ये 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई कितना होगा, ये जो सर्पिल आकार का बन रहा है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार चले। 1 है 0.5, प्रश्न के अनुसार 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये L5 है, 2 3 है, ये 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये इसी तरह ये चलते रहेगा 13 खंड तक। तो 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डॉट 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 त्रिज्या को लेकर बनाए गए अर्धवृत्त की लंबाई क्रमशः है। तो देखिए लिखते हैं डायरेक्ट, अभी जैसे समझे। तो L1 माने हैं अर्धवृत्त की लंबाई L से सूचित किए, तो इसको जो है पहले लिख लेते हैं। तो क्रमशः क्या हो जाएगा L1 L2 L3 L4 और ये इस तरह से चलेगा L13 तक, चूँकि 13 अर्धवृत्त बनाया गया है। अब अगर इसकी अर्धवृत्त की लंबाई निकालें, क्योंकि लंबाई का कुल योग निकालना है 13 अर्धवृत्त की। एक चीज़ बताइए, वृत्त की जो ये टोटल परिधि होता है वो क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr। अब क्वेश्चन के अनुसार कहना है कि अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त है तो मतलब 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 2 कट जाएगा। कहने का मतलब है अर्धवृत्त की जो लंबाई निकलेगा वो निकलेगा πr निकलेगा। अब यहाँ से अगर बिठा दें r का मान, तो L1 अर्धवृत्त की लंबाई है और पहला के लिए है 0.5, देखिए वह πr है, हो जाएगा पाई इंटू 0.5 हो जाएगा पहला। उसी तरह दूसरा चले तो पाई और गुने में बस त्रिज्या बढ़ेगा 1 सेंटीमीटर अभी नहीं, बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर ये L3 निकालेंगे तो पाई इंटू, और तीसरा के लिए वृत्त की त्रिज्या हो गया 1.5। उसी तरह आगे चौथा के लिए चलेंगे तो पाई यानी L4 के लिए पाई इंटू 2 सेंटीमीटर, और ये जो है कहाँ तक चलेगा तो 13 तक चलेगा। 13 तक चलेगा तो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा पाई इंटू, अब 13 तक अगर चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकता है, इसलिए कि 0.5 का वृद्धि हो रहा है, तो हो जाएगा 13 × 65 यानी 6.5 हो जाएगा। तो ये इससे फायदा ये होगा कि लास्ट पद पता हो जाएगा। अगर लास्ट पद नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वहाँ डी का मान यूज कर लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। लास्ट पद से जल्दी हो जाता है, तो हम क्या किए लास्ट पद मान लिए, क्योंकि ये 13 पद है तो यहाँ देख रहे 5 का गैप है यानी कि 0.5 का, तो 13 × 65 यानी 6.5 सेंटीमीटर लास्ट वाला अर्धवृत्त की त्रिज्या होगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि पाई का मान 22/7 यूज कर लीजिए, लेकिन अभी पाई का मान भरेंगे तो फिर सॉल्व करने में बहुत परेशानी हो जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या करते हैं, पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0.5 और पाई तो निकल गया, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1.5 और यहाँ बचेगा 2.0 और इसी तरह चलते रहेगा और लास्ट में बचेगा 6.5, इसलिए कि पाई को निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए सवाल बहुत आसान हो गया, ये लास्ट में ये अंदर को सॉल्व करेंगे और बाद में पाई से गुना कर देंगे। अब अंदर को देखें तो ये AP बना रहा है,
यानी 0.5 0.1.5 तो 0.55 का गैप है, तो जो एपी का निर्माण करता है। तो एपी का निर्माण करता है, तो हमसे पूछा था कि सभी का योग बताइए। तो यहाँ SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो चूँकि 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ये जो है 6.5 एपी में है। अगर ये अंदर वाला की बात करते तो ये आपको एपी में है। तो यहाँ से प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद ए का मान हो गया 0.5, और यहाँ से अगर अंतिम पद मालूम है तो डी का जरूरत नहीं पड़ता है, पता है, तो इसलिए डी छोड़ देते हैं। और एल का मान अंतिम पद यहाँ हो गया 6.5, और इसमें कह रहा था कि 13 अर्धवृत्त है, तो मतलब एन का मान हो गया 13। तो हमसे पूछा है कि कुल अर्धवृत्त की लंबाई बताइए, यानी जोड़। एसएन पूछा है, तो देखिए एसएन अब तुरंत हो जाएगा सॉल्व। तो एसएन बराबर होता है n/2 a + l इंटू में। तो एस एन का मान है 13, इधर हो गया 13/2, और ये ए का मान हो गया 0.5, 0.5 प्लस एल अंतिम पद है 6.5। आगे बढ़ाएंगे तो 13/2, इसको जोड़ेंगे तो 6.5 में 0.5 जुटेगा, तो हो जाएगा 7। तो ये टोटल हो गया 13 गुना 7 करेंगे तो 91 हो जाएगा बटे में 2। इसको इतने रहने दीजिए, ये निकला 13 पदों का योग। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं निकला, इसलिए ये पाई को हम अभी बाहर में छोड़ दिए थे। अब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल आंसर प्राप्त होगा। यहाँ लिख देना है अतः अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, अर्धवृत्तों की कुल लंबाई जो होगा वो होगा पाई गुना में ये, यानी पाई गुना में ये अंदर वाला का योग। अंदर वाला का योग निकाले तो हो गया इधर 91/2, और पाई का मान क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 22/7 लीजिए, और गुना में 91/2। तो यहाँ से काट दीजिए, ये 11 बार में कट गया, और ये भी कट जाएगा 13 बार में। तो 13 गुना 11 कर देना है। तो 13 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा यानी 3, 4, 1, 143। तो फाइनल जो आंसर निकलेगा कुल लंबाई वो आपका हो गया 143, और यहाँ सेंटीमीटर में दिया था तो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई जो है वो आपको 143 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 को बच गया है 19 और 20, उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, इसलिए कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्वेश्चन को समझाना पड़ा अच्छा से। अबे यार।